नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। 20 बरस का उत्तराखंड, त्रासदियाँ और उपलब्धियाँ, इसके 7वें भाग में 7वीं कड़ी में आज मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ। आपको इतिहास बताने जा रहा हूँ राज्य के पहले क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल की बाबत। आपको मैंने पिछली बार बताया था कि किस प्रकार उक्रांद का गठन हुआ और उत्तराखंड राज्य की मांग करने वाली सारी आंदोलनकारी ताकतें एक मंच में आ गई थीं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करूंगा कि किस प्रकार उक्रांद अपने गठन के तुरंत बाद ही बिखरने लगा और जब तक राज्य बना, राज्य अस्तित्व में आया, उक्रांद अपनी प्रासंगिकता को पूरी तरह खो चुका था। क्या कारण थे जिसके चलते एक क्षेत्रीय ताकत अपनी पहचान को खो बैठी और सत्ता उन हाथों में चली गई जो कभी राज्य गठन के घोर विरोधी थे। उस पर चर्चा करने से पहले, इतिहास पर जाने से पहले थोड़ी बात वर्तमान परिस्थितियों की करते हैं। आप जानते हैं राज्य में नेतृत्व परिवर्तन हो चुका है और श्री तीरथ सिंह रावत जी हमारे नए मुख्यमंत्री हैं। तीरथ भाई ने जब राज्य की कमान संभाली आज से लगभग 15 दिन पहले, तब एक खुले खत के माध्यम से मैंने उनसे संवाद करने का प्रयास किया था। मैंने तीरथ सिंह रावत जी को चेताया था कि आप एक बेहद कठिन समय में और कठिन दौर में, बेहद कठिन समय में, विषम परिस्थितियों में इस राज्य की कमान संभाल रहे हैं, इसलिए सतर्क रहिएगा। मैंने उन्हें मुगले आज़म फिल्म की याद दिलाई थी। मुझे नहीं मालूम कि त्रिवेंद्र भाई फिल्मों के कितना शौकीन हैं या उन्होंने ये पुरानी फिल्म मुगले आज़म देखी या नहीं। इस मुगले आज़म फिल्म का एक डायलॉग मित्रों बहुत चर्चित हुआ था, जिसमें कि बादशाह सलामत अकबर अपने सुपुत्र सलीम की प्रेमिका अनारकली से कहते हैं, अनारकली हम तुमको मरने नहीं देंगे, हम तुमको जीने नहीं देंगे और सलीम तुमको मरने नहीं देगा। मैंने तीरथ भाई से अपने खत के माध्यम से कहा कि आपको सतर्क रहना होगा, आपकी राह में पग पग पर कांटे बिछे हुए हैं और ये कांटे जो हैं, ये राज्य की जो विषम परिस्थितियां हैं, राज्य के जो आम जन हैं उनकी समस्याएं हैं, आपके सम्मुख उनकी अपेक्षाओं का पहाड़ है और साथ ही आपकी स्वयं की पार्टी भारतीय जनता पार्टी में आपके मुख्यमंत्री बनने से नाराज, खिन्न आपके संगी साथी भी हैं जो चाहेंगे कि आप सफल ना हों। इसलिए मैंने उनको अपने इस खत के माध्यम से चेताया था कि आपके आगे, आपके समक्ष एक अंधी गली है। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, उम्मीद थी कि तीरथ सिंह रावत जी जो बहुत मिलनसार व्यक्ति हैं, बहुत ही मेरी दृष्टि में जितना मेरा उनसे परिचय है, बहुत समझदार व्यक्ति हैं और शालीन व्यक्ति हैं। मुझे उम्मीद थी कि तीरथ जी बहुत फूंक फूंक कर कदम रखेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद ही उन्होंने 4 ऐसे ब्लंडर्स किए हैं, 4 ऐसी महाभूल की हैं, जिसके बाद अब शक होने लगा है कि क्या वाकई तीरथ सिंह रावत जी को त्रिवेंद्र जी के स्थान पर जो राज्य की कमान भारतीय जनता पार्टी ने सौंपी, वो निर्णय सही है या सही नहीं है। उदाहरण के लिए मुख्यमंत्री बनने के साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बयान दे डाला संस्कारों को लेकर। वे मुख्यमंत्री हैं, उनका फोकस इस समय कोविड के कारण उत्पन्न परिस्थितियों पर होना चाहिए। हरिद्वार में जो कुंभ हो रहा है 1 अप्रैल से, जिसकी विधिवत घोषणा होगी, उस कुंभ के स्नानों के बारे में, वहाँ उमड़ने वाली भीड़ से उत्पन्न संकट कोविड संक्रमण के दौरान, उस पर मुख्यमंत्री जी का फोकस होना चाहिए। नाना प्रकार की अन्य समस्याएं हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता का जो तेजी से बढ़ रहा जन आक्रोश है, उस पर उनका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपना पहला जो सार्वजनिक वक्तव्य दिया, उसके बाद जो दूसरा सार्वजनिक वक्तव्य दिया
फिर तीसरा सार्वजनिक वक्तव्य दिया, तीनों में वो भारी भूल कर गए। पहला वक्तव्य में मैं आता हूँ। त्रिवेंद्र जी ने कहा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की पूजा भगवान राम के सरीखी होनी चाहिए। निश्चित तौर पर जो नरेंद्र भाई मोदी के प्रशंसक हैं, बतौर करिश्माई छवि के नेता और बतौर भारत के प्रधानमंत्री, उन्हें ये बात सुहाई होगी। मेरा लेकिन ये मानना है मित्रों कि इस प्रकार की प्रशंसा किसी भी शासक को, किसी भी नेता को आत्ममुग्धता के चरम शिखर पर पहुंचाने का काम करती है। और जब आप आत्ममुग्धता, सेल्फ ऑब्सेशन के चरम पर पहुंच जाते हैं तो वहां से केवल एक मार्ग बचता है, और वो मार्ग होता है नीचे उतरने का, और कई बार उतरना भी धीमे धीमे नहीं, सीधे लुढ़क जाने का। तीरथ सिंह रावत जी ने, निश्चित ही उनके पास ऐसा कोई विज़न होगा, ऐसी कोई दृष्टि होगी, कोई कारण होंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के 7 वर्ष के कार्यकाल पर टिप्पणी करते हुए उनकी तुलना भविष्य में आने वाले समय में भगवान राम के बराबर कर डाली। मैं आपको इतिहास से एक उदाहरण देता हूँ। 1970 का काल, 70 का दशक, 70 का पूर्व उत्तरार्ध, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर डाला था, भारी वाहवाही लूटी थी, उनकी लोकप्रियता बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। और 1971 में जब उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए, बांग्लादेश का गठन करवा दिया, और जब उनकी लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई थी, जब उन्हें माँ दुर्गा का खिताब तक दे दिया गया था, तब कांग्रेस के एक नेता थे असम से, देवकांत बरुआ जी। देवकांत बरुआ जी ने वही किया जो अब तीरथ सिंह रावत जी ने किया है। उन्होंने एक नारा दिया, इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा। इंदिरा ही भारत है और भारत ही इंदिरा है। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। 1977 पहले आपातकाल इंदिरा जी ने लगाया, ये मानते हुए कि उनके हर निर्णय को इस मुल्क की जनता सराहेगी। और उसके बाद आपातकाल के बाद 77 में जब चुनाव हुए, इंदिरा गांधी जी स्वयं अपना चुनाव हार गई थीं और उत्तर भारत से कांग्रेस का पूरी तरह सूपड़ा साफ हो गया था। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। इस प्रकार की जो यशगान किए जाते हैं, जो चापलूसी की जाती है, जिस व्यक्ति के लिए की जाती है, वो उसको उसके आगे बढ़ने का मार्ग अवरुद्ध कर देती है। हम उससे थोड़ा आगे आएँ तो जब लालू यादव अपने चरम पर थे, अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे, तो उनके नाम के लालू चालीसा बनने लगी थी। खुद लालू अपनी ही लालू चालीसा को गुनगुनाते थे। और आज लालू प्रसाद यादव बिहार और देश की राजनीति में कहाँ खड़े हैं आप सब जानते हैं। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के शासनकाल में यही हुआ, उनके नाम के मंदिर बनने लगे। जयललिता के प्रशंसकों ने उनको देवी का दर्जा दे डाला। और अनंतो गत्वा एक समय ये आया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनको भ्रष्टाचार का दोषी माना गया। ये तो इत्तेफाक था कि जयललिता की तब तक मृत्यु हो चुकी थी और उनकी जो फाइनल जजमेंट आया उसमें उनको बरी कर दिया गया, बिकॉज वो जिंदा नहीं थी। और उनकी खास सहयोगी शशिकला को 4 बरस की कैद हुई। इसलिए मेरा मानना है कि तीरथ सिंह रावत जी का पहला बयान ही गलत बयान था। उनको इससे बचना चाहिए था, इस प्रकार के अपने नेता के स्तुति गान से। नंबर 2, त्रिवेंद्र जी, तीरथ जी ने फटी जीन्स पर, महिलाओं की, लड़कियों के पहनावे पर टिप्पणी कर डाली, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। समय के अनुसार मान्यताएं बदलती हैं, विचार बदलते हैं। कोई भी चीज़ जो ठहर जाती है वो बदबू मारने लगती है, या आप और हम जानते हैं। बहते हुए पानी को ही अच्छा माना गया है, उसमें पानी के सारे कैरेक्टर्स बचे रहते हैं। जब वो ठहर जाता है, तालाब बन जाता है, तो उसमें गंदगी आती है, काई आ जाती है। यही हाल मान्यताओं का है और विचारों का है। तीरथ जी ने कह दिया
टिप्पणी कर दी, एनजीओ की महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करी, जो आजकल फटी जीन्स, जिसका अंग्रेजी में शब्द है रिप्ड जीन्स, उनको किसी के संस्कारों से जोड़ दिया। मुझे नहीं लगता कि किसी के पहनावे से उसके संस्कारों का कोई लेना देना है। बार बार ये कुतर्क दिया जाता है कि जो लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं या जीन्स पहनती हैं, टी शर्ट्स पहनती हैं, वो प्रोवोक करती हैं, उत्तेजित करती हैं पुरुष को, और यही कारण बढ़ते हुए बलात्कार के हैं। यदि ऐसा होता मित्रों, तो जब दामिनी के साथ बलात्कार हुआ तो दामिनी ने तो ऐसे कपड़े नहीं पहने थे, या जो हमारे गांव देहात हाथरस में जो घटना हुई वहां पर भी सलवार कमीज पहने हुए कन्या थी। दोष जो है, फॉल्ट जो है, वो रेपिस्ट का है, उसकी कुत्सित सोच का है, उसकी दृष्टि का है। लेकिन उसकी गलती को चिन्हित ना करके आप इस धरती की आधी जनसंख्या को उनके पहनावे पर टोक रहे हैं और उनको सलाह दे रहे हैं कि ये संस्कारों की बात नहीं है। मेरा मानना है ये तीरथ सिंह रावत जी की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, शायद तीरथ जी भी इस बात से अनभिज्ञ होंगे कि कनाडा की मेमोरियल यूनिवर्सिटी, जो एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, उसने एक शोध किया। उस शोध में पाया गया जो हिजाब पहनने वाली महिलाएं हैं, बुर्का प्रस्त महिलाएं हैं, उनका ज़्यादा शारीरिक शोषण होता है। और इसका कारण इस शोध ने निकाला है कि ऐसा माना जाता है जो बहुत ज़्यादा धर्मभीरू होती हैं उनको कमज़ोर मान के कुत्सित सोच के पुरुष उनका ज़्यादा शोषण करते हैं। तो इसलिए रिप्ड जीन्स का संस्कारों से क्या लेना देना, मेरी समझ से कोई लेना देना नहीं है। अब यदि आप भारतीय प्राचीन संस्कृति के इतने बड़े संवाहक हैं तीरथ जी या कोई भी अन्य व्यक्ति, तो मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। हमारे यहाँ तो विवाह पूर्व संबंध रखना अनैतिक माना जाता है, असंस्कारी माना जाता है। ऐसे लोगों के लिए जो प्राचीन भारत की बार बार बात करते हैं, वो ये भी कहते हैं कि मैरिटल रिलेशंस, फिजिकल रिलेशंस शादी से पहले नहीं होने चाहिए। अब यदि ऐसा है तो इसका एक अर्थ ये निकलता है, जो भी शादी पूर्व यौन संबंध रखता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वो असंस्कारी है। मेरा प्रश्न ये है कि हर दिल अजीज इस देश के सबसे बेस्ट और यशस्वी प्रधानमंत्रियों में से एक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद कहा करते थे कि वे अविवाहित हैं, कुंवारे नहीं हैं। तो क्या भारतीय प्राचीन संस्कृति और परंपरा के संवाहक ये मानेंगे कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये वक्तव्य असंस्कारी है? जहाँ तक मैं मानता हूँ, इसका भी शारीरिक संबंध रखना या नहीं रखना ये निजी चॉइस है, व्यक्तिगत चॉइस है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। प्रश्न ये है कि तीरथ जी ऐसे इस दिशा में गए ही क्यों? उनको क्या ज़रूरत पड़ी है? उनके सामने तो प्रॉब्लम्स का, राज्य की समस्याओं का एक पहाड़ खड़ा है, वो उस पर क्यों नहीं फोकस कर रहे? तो जब दूसरा बयान उनका आया तो मुझे ये शंका हुई, क्या भारतीय जनता पार्टी की चॉइस सही है? अब देखिए, इस पर विश्लेषण चल ही रहा था, क्योंकि तीरथ जी बहुत मिलनसार, बहुत सहज प्रवृत्ति के हैं, इसलिए कुछ कहने पर भी मुझ सरीखे कई हिचक रहे होंगे। तब तक मुख्यमंत्री जी का तीसरा बयान आ गया। मुख्यमंत्री जी शायद मीडिया को देखकर, ढेर सारी भीड़ को देखकर बहक जाते हैं या उनकी ज़ुबान फिसल जाती है। इस बार उन्होंने कह डाला कि जिनके अधिक बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, उनको कोविड काल में ज़्यादा अनाज मिला, तो इसलिए जो लोग उनसे जलते हैं उन्होंने अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए थे। मुख्यमंत्री जी का इशारा स्पष्ट था कि मुसलमान अधिक, जो एक भ्रम है कि 20 बच्चे मुसलमान पैदा करते हैं, या एक एजेंडे के तहत कहा जाता है कि मुसलमानों में जन्म दर बढ़ती जा रही है, जो सच नहीं है। एक समय में था, अशिक्षा के चलते मुस्लिम्स में जन्म दर अधिक थी, उसके आंकड़े भी मैं आपको बताऊंगा।
मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया कि साहब उनके तो 20 बच्चे हैं इसलिए अनाज है, हिंदुओं तुमने क्यों नहीं अधिक बच्चे पैदा किए। एक देश जहां गरीबी अपने चरम पर है, भुखमरी अपने चरम पर है, 130 करोड़ की जनसंख्या पहुंच गई है, वहां पर परिवार नियोजन की वकालत करने के बजाय एक अनर्गल बयान हमारे मुख्यमंत्री जी ने दे दिया। और चौथा, मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनने के साथ ही हरिद्वार कुंभ में जो रेस्ट्रिक्शंस उनके प्रीडिसर ने लगाए थे, श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने लगाए थे, उनको ढीला कर दिया। त्रिवेंद्र जी के ऐसे फैसलों को आप बदलिए तीरथ जी जो जनहित के नहीं हैं। गैरसैंण को मंडल बनाया जाना एक बहुत ही बेहुदा अतार्किक कदम त्रिवेंद्र सरकार का रहा, उसको आप बदलते मुख्यमंत्री बनते ही। आप जिस रोड के लिए गांव की जनता संघर्ष कर रही थी और जिन पर गैरसैंण सत्र के दौरान लाठीचार्ज किया गया, उस रोड के तुरंत चौड़ीकरण के आदेश जारी करते। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार के तमाम ऐसे फैसले हैं जिनको आप रद्द कर सकते थे, लेकिन आपने सबसे पहला एक्शन लिया कोविड काल में। जो रेस्ट्रिक्शंस हरिद्वार कुंभ प्रशासन ने या राज्य सरकार ने लगाए थे, आपने उसको ढील दे दी। आपने RT-PCR टेस्ट को ख़त्म कर दिया। आपने स्पष्ट कहा कि किसी प्रकार भी श्रद्धालुओं को कोई कष्ट नहीं होगा, वो जैसे चाहेंगे वैसा स्नान करेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे कुंभ में आएंगे। ये आपकी मान्यवर अदूरदर्शिता को दर्शा रहा है। अब आज ही या कल शाम राज्य के मुख्य सचिव को अंततः आदेश जारी करना पड़ा, जब केंद्र के सचिव से, स्वास्थ्य सचिव से फटकार पड़ी तो दोबारा से वही गाइडलाइंस लागू कर दी गई हैं, कड़ी गाइडलाइंस लागू कर दी गई हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं, हम सब अच्छी तरह जानते हैं, कोविड नाम की ये महामारी, कोविड-19 या कोरोना पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले चुकी है। हर दिन इसके नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं और आज तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी घोषित कर दिया है कि कोरोना का एक वेरिएंट भारत का में भी डेवलप हो चुका है। ऐसे में जब लाखों या करोड़ों श्रद्धालु एक महीने तक कुंभ में गंगा नदी में स्नान के लिए आएंगे, यदि आप उसको कंट्रोल नहीं रखेंगे, वो श्रद्धालु जब पूरे भारतवर्ष में फैलेंगे तो उनके द्वारा कोविड-19 के ट्रांसमिशन की कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन आपने मेरी समझ से या तो हिंदुत्व की भावना के चलते या अपनी एक अलग इमेज बनाने की चलते एक बेतुका आदेश दे डाला। इसलिए मेरा आपसे तीरथ सिंह रावत जी करबद्ध अनुरोध है, आपसे बड़ी अपेक्षाएं हैं। आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जो भी अपेक्षाएं हैं उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। राज्य को आपसे बहुत बड़ी ज़्यादा अपेक्षाएं हैं, क्योंकि आज से 4 बरस पहले डबल इंजन की बात कह के वोट मांगा गया था। प्रधानमंत्री जी की करिश्माई छवि के चलते राज्य ने आपकी पार्टी को 57 विधायक दिए थे और इन 4 वर्षों में कोई ऐसा कार्य त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार का मुझे स्मरण नहीं पड़ रहा है जिसके चलते हम कह सकें कि हाँ डबल इंजन नज़र आया। हालात ये कि सिंगल इंजन भी रुक रुक के चलता हुआ इन 4 वर्षों में हमने देखा है। इसलिए आपसे अनुरोध है, जब आप क्वारंटाइन से पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर बाहर आएँ तो कृपया करके बहुत विवेक के साथ, सोच समझ के साथ बाकी बचे अपने 8 या 9 महीने के कार्यकाल में जनहित के कामों पर अपना ध्यान फोकस कीजिए। कृपया संस्कारों के संवाहक बनने अथवा अपने पूर्ववर्ती के अच्छे निर्णयों को पलटने या हिंदू और मुसलमान के बीच के डिफरेंस क्रिएट करने वाली किसी भी बात को ना कहें। इससे ना केवल आपकी छवि प्रभावित हो रही है बल्कि पूरे उत्तराखंड की छवि प्रभावित हो रही है। आपको पता ही होगा, पिछले 15-20 दिनों से आप लगातार गलत कारणों से मान्यवर सुर्खियों में बने हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं इतिहास की। मेरा मित्रों, इस संवाद के जरिए केवल एक उद्देश्य है, आपको अपने राज्य के आंदोलन के दौरान
हुए संघर्ष और शहादत का स्मरण कराना, ताकि आप और मैं दोनों अपनी जिम्मेदारियों को चिन्हित कर सकें। मुझे इस बात का हमेशा मलाल रहता है कि जो निजी तौर पर मैं कह रहा हूं, जो राज्य के प्रति एक आम नागरिक होने के नाते मेरे कर्तव्य हैं, शायद मैं पूरी तरह उनका निर्वहन नहीं कर पा रहा हूं। 20 बरस की मेरे इस अखबार की पत्रकारीय जीवन में ये मुगालता मुझे हो सकता है, या मैं खुद को खुशफहमी में रख सकता हूं कि हमने लगातार जनपक्षीय पत्रकारिता की है, लेकिन कुछ भी सार्थक उससे हासिल हुआ हो मुझे नहीं लगता। कुछ एक उदाहरण है जहां पर हमारी खबरों के चलते कुछ भ्रष्टाचारियों को सजा हो गई, या एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि 400-450 करोड़ की ज़मीन, जो सिडर्जिया बायोकेमिकल्स की ज़मीन ऋषिकेश में निजी हाथों को 2008-9 में हवाले कर दी गई थी, वो हमारी खबर और उसके बाद हुई जनहित याचिकाओं के चलते वापस आ गई। थोड़े बहुत और भी ऐसी खबरें हैं, ऐसी जनहित याचिकाएं हैं हमारे द्वारा, जिससे कुछ ना कुछ राज्य को फ़ायदा पहुंचा हो, लेकिन ये सब बहुत ही ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। सार्थक दृष्टि से कुछ मुझे लगता है ज़मीनी स्तर पर कुछ ना कर पाने का यह अपराध बोध है, जिसने मुझे प्रेरणा दी कि कम से कम उन शहीदों की मैं आपको याद दिलाता रहूं, और इस याद से यदि एक की भी आत्मा जगे और वो अपने कर्तव्यों को भी पहचाने अपने अधिकारों के साथ साथ, तो ये संवाद को मैं सार्थक मानूंगा। इसीलिए मैं आपको राज्य आंदोलन के बारे में लगातार टुकड़े टुकड़ों में बताता आ रहा हूँ। मैंने पिछली बार मित्रों आपको बताया था कि 1977 के बाद पहली बार ऐसा हुआ जो अलग अलग शक्तियाँ उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक पहाड़ी राज्य बनाने की बात कर रही थीं, वे एकजुट हुईं और उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म हुआ। उत्तराखंड क्रांति दल के जन्म के साथ ही पूरे प्रदेश में एकता आई, और उस एकता का नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावों में भी उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी जसवंत सिंह बिष्ट जी रानीखेत से विधानसभा सदस्य चुने गए। लेकिन जैसा मैंने बताया, 1980 में जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव 2 बार मध्यावधि चुनाव हुए, तो उसमें उत्तराखंड क्रांति दल को कोई विशेष सफलता नहीं मिली, और ये विशेष सफलता राजनीतिक सफलता ना मिलने के कारण एकदम से जो उक्रांद से युवा शक्ति जुड़ी थी, जो पॉलिटिकल फोर्स से जुड़ी थी, पॉलिटिकल थॉट के लोग जुड़े थे, उन्होंने वापस पलायन करना शुरू कर दिया। उत्तराखंड क्रांति दल के गठन के 1 वर्ष के भीतर प्रारंभ में जो उत्साह देखने को मिला, वो 1980 के चुनावों बाद निराशा की ओर बढ़ गया। उक्रांद अपने शुरुआती दौर के झटके से उबर नहीं पाई, और 1 बरस के भीतर ही ये दल छितर बितर होने लगा। डॉक्टर देवी दत्त पंत, जो दल के पहले अध्यक्ष थे, वे उत्तराखंड क्रांति दल की इस हताशा को, निराशा को ना तो तोड़ पाए, ना ही कोई राजनीतिक दिशा दे पाए। और इसके पीछे एक बड़ा कारण ये था कि वे डॉक्टर पंत मूल रूप से राजनीतिक मिट्टी के नहीं थे। वे कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति थे। उनमें अद्भुत बौद्धिक क्षमता थी, सादगी थी, निष्ठा थी, जिसके लिए वे पूरे उत्तराखंड में विख्यात थे। लेकिन गांधीवादी विचारधारा के डॉक्टर डी पंत का राजनीतिक व्यक्तित्व ना होना उत्तराखंड क्रांति दल के लिए एक बड़ी समस्या बन के उभरा। उक्रांद 1980 से 1985 तक, पूरे 5 बरस तक जो कांग्रेस का शासनकाल था, मात्र बयानों व ज्ञापनों तक ही सीमित रहा, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल धारदार नेतृत्व के अभाव में अपनी बुनियाद को, अपने आधार को विकसित नहीं कर पाया। रानीखेत विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने, जब जसवंत सिंह बिष्ट जी विधायक चुने गए थे, उनसे जो उम्मीदें जगी थीं, वो उम्मीदें भी टूटने लगीं। बिष्ट जी, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ, बड़े जुझारू, बड़े सादगी पसंद विधायक थे, नेता थे, लेकिन प्रखर नेतृत्व का जो गुण होता है, जो राजनीतिक आकलन की क्षमता होती है, उसका उनसे कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। यही कारण था कि पार्टी को 1984 में इंदिरा जी की हत्या के बाद जब चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव, उनमें और 1985 के विधानसभा चुनावों में भारी पराजय का सामना करना पड़ा।
केवल एक विधायक पूरे पहाड़ी क्षेत्रों से उत्तराखंड क्रांति दल का चुना जा सका और वो थे श्री काशी सिंह ऐरी, जो डीडीहाट विधानसभा से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। 1986 में रामनगर में एक महाअधिवेशन उत्तराखंड क्रांति दल का बुलाया गया और इस पार्टी की कमान काशी सिंह ऐरी जी, जो जब तक विधायक बन चुके थे, उन्हें सौंप दी गई। ऐरी के विधायक बनने के साथ ही उक्रांद में एक नई जान आ गई, क्योंकि नेतृत्व एक युवा नेता के हाथ में आ गया था। ऐरी छात्र राजनीति की पृष्ठभूमि से आए थे। कुमाऊं विश्वविद्यालय में लंबे समय तक छात्र नेता की उनकी भूमिका रही थी, लेकिन ऐरी जी के साथ काशीदा के साथ भी एक समस्या थी। उनका जन आंदोलनों से कोई खासा अनुभव नहीं था। विशेषता ये थी कि उनमें समाज की मनोस्थिति को समझने और संगठन के गठन के मुख्य उद्देश्य के अनुरूप नेतृत्व देने की क्षमता थी और गुण थे। 1986 में ही 10 नवंबर को उक्रांद द्वारा पहली बार नैनीताल में मंडलीय रैली और उसके ठीक 4 महीने बाद 9 मार्च 1987 को पौड़ी गढ़वाल में मंडली रैली का काशी सिंह ऐरी जी के नेतृत्व में सफल आयोजन किया गया। 9 सितंबर 1987 को उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने बड़ा आंदोलन छेड़ दिया, बंद और चक्का जाम किया, जो पूरे पहाड़ में पूरी तरह सफल रहा। काशी सिंह ऐरी ने इसके बाद दिल्ली में विशाल प्रदर्शन आयोजित किया। यह प्रदर्शन, जो पूर्व में राज्य के लिए अलग अलग संस्थाएं प्रदर्शन करती थीं, उसके बाद का सबसे सक्सेसफुल प्रदर्शन था। दिल्ली के प्रदर्शन को नेशनल मीडिया ने भी तब बहुत महत्व दिया और यही कारण था राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल सिनेरियो में भी उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी ने अपना एक स्थान बना लिया। लेकिन यहाँ पर जो आपसी रंजिशें होती हैं, बड़े कद के नेताओं का बौना मन होता है, उसने उत्तराखंड क्रांति दल की दिल्ली रैली के बाद सब कुछ छिन्न भिन्न करने की तैयारी शुरू कर दी। हुआ ये कि उत्तराखंड क्रांति दल के एक तेज तर्रार छवि के नेता विक्रम बिष्ट जो थे, उन्होंने इस रैली के बाद दल को छोड़ दिया और उक्रांद को छोड़ दिया और उत्तराखंड जन परिषद नाम से एक अलग संगठन बना डाला। इससे उक्रांद में एक बड़ा बिखराव आया। उक्रांद के अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी जी के नेतृत्व में लगातार कार्यक्रम आयोजित भी होते रहे, सभाओं व गोष्ठियां भी होती रहीं और बड़े स्तर पर जेल भरो आंदोलन भी होते रहे। 24 व 25 जुलाई 1988 को 1988 को ऋषिकेश में उत्तराखंड क्रांति दल के महाअधिवेशन में ऐरी जी को दोबारा अध्यक्ष चुना गया और उनके अध्यक्ष चुनने के तुरंत बाद ही 12 और 13 सितंबर 1988 को उत्तराखंड क्रांति दल ने पुनः 36 घंटे का उत्तराखंड बंद व चक्का जाम किया, जो पूरी तरह सफल रहा। इसमें उत्तराखंड ने इस चक्का जाम में एक महत्वपूर्ण फैसला वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने से जो विकास योजनाओं में बाधित पेड़ों को काटे जाने के लिए थी, उसको रोकने के लिए थी, उसके लिए आंदोलन चलाया। इस आंदोलन से उक्रांद कार्यकर्ताओं ने बाधित योजनाओं के पेड़ काटो आंदोलन चलाया तो सैकड़ों महिलाएं व पुरुष इस आंदोलन में शरीक हो गए। इस अभियान से उक्रांद को पहाड़ों में कांग्रेस के विकल्प के तौर पर जाना और पहचाना जाने लगा। दूर दूर तक उक्रांद गांवों तक, जो बहुत दूरस्थ गांव थे, दुर्गम गांव थे, वहां तक भी उक्रांद ने अपनी पकड़ बना ली। उक्रांद ने वयोवृद्ध नेता इंद्रमणि बडोनी जी और अपने पूर्व विधायक जसवंत सिंह बिष्ट जी के नेतृत्व में नारायण आश्रम पिथौरागढ़ से लेकर देहरादून तक 2000 किलोमीटर की एक पदयात्रा आयोजित की। इस पदयात्रा से उत्तराखंड क्रांति दल के उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाने तथा राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में बहुत सहायता मिली। 2000 किलोमीटर नारायण आश्रम पिथौरागढ़ से लेकर देहरादून तक, आप कल्पना कीजिए क्या हुजूम लोगों का तब इस यात्रा में चलता था। उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा लगातार पृथक राज्य के लिए आंदोलन चलाने के कार्यक्रम के कारण उत्तराखंड की मांग मध्यम वर्ग से उतर के सामान्य जन तक पहुंच गई। उत्तराखंड क्रांति दल ने भाजपा को भी पीछे छोड़ दिया और कांग्रेस से भी वो टक्कर लेने लगी। इस समय तक जो राष्ट्रीय पार्टियां प्रदेश की, पहाड़ी प्रदेश की या उत्तरांचल या उत्तराखंड की मांग को
पृथकतावादी कहती थी, राष्ट्र विरोधी कहती थी, उनके सामने भी अब उनके स्थानीय नेतृत्व के सामने भी ये संकट आ गया कि इस आंदोलन को यदि पृथकतावादी मानेंगे तो कम से कम पहाड़ी क्षेत्रों से, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों से तो हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। और इस दल के नेता, विशेषकर जो पहाड़ी मूल के नेता थे, उन्होंने अपना मन बदलना शुरू कर दिया। साथ ही साथ उत्तराखंड का एक अन्य आंदोलनकारी शक्ति उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी और अन्य दलों ने भी राज्य गठन की अपनी मांग को तेज कर दिया। 1989 के आम चुनावों में उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड की 4 लोकसभा और 19 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी उतारे। इस आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो माहौल था और जो हवा थी वो पूरी तरह उत्तराखंड क्रांति दल के पक्ष में नजर आ रही थी, मगर इसके बावजूद मात्र 2 विधायक चुन पाए। रानीखेत से जसवंत सिंह बिष्ट जी दोबारा चुने गए और डीडी हाट से काशी सिंह ऐरी जी विजय हासिल कर पाए। लोकसभा की 2 सीटों टिहरी व अल्मोड़ा पिथौरागढ़ की जो सीट है और टिहरी की सीट, यहाँ से बहुत मामूली अंतर से इंद्रमणि बडोनी जी और ऐरी जी लोकसभा का चुनाव हारे। जबकि इसके विपरीत कुछ ही समय पूर्व जो जनता दल का गठन हुआ था उसने नैनीताल और पौड़ी की लोकसभा सीटें जीत लीं और 6 विधानसभा सीटें भी तब जीती थी। इससे एक बात समझ में आती है कि उक्रांद जन जन तक तो पहुंचा, उसकी एक्टिविटीज़ को और राज्य के प्रति, राज्य गठन के प्रति उसके समर्पण को तो जनता सराह रही थी, लेकिन एक राजनीतिक फोर्स के रूप में वे उस जनता के उस सराहने को अपने पक्ष में नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ? आम चुनावों के बाद केंद्र में जनता दल के नेतृत्व वाली जब राष्ट्रीय मोर्चा सरकार गठित हुई तो साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी की सरकार बनी। यहाँ पर से उत्तराखंड क्रांति दल का सबसे बड़ा, सबसे निगेटिव डिसीजन सामने आया। उत्तराखंड क्रांति दल के दोनों विधायक जसवंत सिंह बिष्ट और काशी सिंह ऐरी जी ने मुलायम सिंह यादव जी की सरकार को समर्थन डाला। इतना ही नहीं, जनता बात के वर्षों तक इसे याद करती है, पुराने लोग आज भी याद करते हैं कि जसवंत सिंह बिष्ट जी तो जनता दल के मंत्रियों के साथ विदेश यात्राओं के सैर सपाटे में भी मशगूल हो गए। मुलायम सिंह यादव जी से जसवंत सिंह बिष्ट जी के रिश्ते बहुत अच्छे थे, वो इसी कारण वे उनके बहुत करीबी चले गए। जबकि जसवंत सिंह बिष्ट जी को भी और काशी सिंह ऐरी जी को भी पता था कि उत्तराखंड राज्य के मुलायम सिंह यादव जी प्रबल विरोधी हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के विधायकों ने, इन दोनों विधायकों ने जब मुलायम सिंह जी को समर्थन दिया, उससे पृथक राज्य आंदोलन को बड़ा धक्का लगा और उत्तराखंड क्रांति दल की छवि बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। उक्रांद ने जो जनता को विश्वास दिलाया था कि वे पृथक राज्य की कीमत पर राष्ट्रीय दलों के पिछलग्गू नहीं बनेंगे, वो वायदा या वो आश्वासन, वो विश्वास उन्होंने तोड़ दिया और जनता को इनकी नीयत पर संदेह पैदा हो गया। उत्तराखंड क्रांति दल यादव सरकार को समर्थन दिए जाने के कारण इस बार पूरी तरह कोई बड़ा आंदोलन कर पाने में असमर्थ हो गया, या काशी सिंह ऐरी और जसवंत सिंह बिष्ट व अन्य नेताओं की इच्छा नहीं रह गई। उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट जी की पुत्री का विवाह समारोह जब 1990 में हुआ, और तब मुझे अच्छी तरह याद है कि उसका भारी विरोध हुआ, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी उत्तराखंड गठन के घोर विरोधी थे। कई मित्रों ने, उत्तराखंड क्रांति दल के, उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी के लोगों ने जसवंत सिंह बिष्ट जी को समझाया कि अपनी पुत्री के विवाह में मुख्यमंत्री को मत बुलाइए, लेकिन वो पहुँचे, उनको इनवाइट किया गया। और जब वो वहाँ पहुँचे तो स्थानीय लोगों ने, छात्रों ने, भाजपा के नेताओं ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह जी का विरोध किया इस विवाह समारोह में, और पहली बार रानीखेत में बड़े स्तर का लाठीचार्ज देखना पड़ा। और इस लाठीचार्ज की गूंज पूरे उत्तराखंड में गूंजी और उत्तराखंड क्रांति दल और नीचे चला गया। उत्तराखंड क्रांति दल के इन गलत फैसलों ने, चाहे वो निजी वैवाहिक कार्यक्रम में मुलायम सिंह जी को बुलाना हो या सरकार को उसके 2 विधायकों का समर्थन देना हो, इन सब ने राज्य प्राप्ति आंदोलन को तो धक्का पहुंचाया ही, उत्तराखंड क्षेत्र में एक सबसे बड़े विकल्प और क्षेत्रीय ताकत के रूप में उभर रहे उत्तराखंड क्रांति दल को बुरी तरह आघात पहुंचाया और जनता का विश्वास इससे पूरी तरह टूट गया। यही कारण है कि जहां पूर्व में उत्तराखंड क्रांति दल
कि आंदोलनों को भारी सफलता मिलती थी, जनसमूह उमड़ कर आता था। वहीं जब 23 और 24 फरवरी 1991 को उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा एक बार फिर से पूरे पहाड़ी क्षेत्र में बंद और चक्का जाम आयोजित किया गया तो वो पूरी तरह विफल हो गया। हालांकि इसके कई और कारण भी थे। तब तक हिंदुत्व की राजनीति उभार लेने लगी थी और उत्क्रांति से जुड़ा युवा का एक बहुत बड़ा वर्ग बीजेपी की ओर शिफ्ट होने लगा था। इस पर चर्चा करूंगा इस शनिवार को आपसे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।